सुप्रभात। और आज आप लोग को पढ़ना है मुगल काल। तो सक्सेस रेडर प्लान को अगर सब्सक्राइब नहीं की है तो कर लें, शेयर भी कर लें और कमेंट करना ना भूलें। सबसे पहले मुगल काल की स्थापना भारत में होती है 1526 और ये स्थापना करता है बाबर। बाबर का मूल नाम क्या था? जहीरुद्दीन बाबर। जहीरुद्दीन जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। हाँ, वो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। दरअसल बाबर का अर्थ होता है बाग। बाबर का अर्थ क्या होता है? बाग। और ये रहने वाला था फरगना का। फरगना का शासक था जो कि उज्बेकिस्तान में था। बाबर कहाँ का रहने वाला था? फरगना का। और ये उज्बेकिस्तान में पड़ता है। और बाबर के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। उसका जब जन्म हुआ था तो उस दिन वैलेंटाइन डे मन रहा था। तो कंफ्यूजन ये है कि चंगेज खान के वंश का है कि तैमूरलंग, क्योंकि वैलेंटाइन से निकले हुए बच्चों का बहुत सारा इतिहास गड़बड़ हो। खैर, आजकल तो कोचिंग छोड़ के लोग कहीं और भी चले जाते हैं। तो बाबर के बारे में कंफ्यूजन ये है कि लोग उनको चंगेज खान का भी वंशज समझते हैं और लोग उनको तैमूरलंग का भी वंशज समझते हैं। कारण क्या है? तो तैमूरलंग के जो उमर शेख मिर्जा हैं वो बाबर के पिताजी यानी कि बाबर के दादाजी। और कुतुब निगार खान जो हैं वो बाबर के माताजी के परिवार से आती हैं। यानी कि माता जो है वो चंगेज खान के परिवार से हैं और पिता जो है वो तैमूरलंग के परिवार से। तो तैमूरलंग का 5वां पीढ़ी बाबर है, यानी कि दादा वाले परिवार से, और नाना वाले परिवार से 14वां पीढ़ी बाबर है। तो चंगेज की 14वीं पीढ़ी बाबर हुए और तैमूरलंग का 5वां पीढ़ी बाबर हुए। एक रिश्ता दादाजी वाला है, एक रिश्ता नानी वाला है। ममहर वाला और तदहर वाला रिश्ता है। तो इनका जन्म हुआ था, मैंने तुरंत बताया था, 14 फरवरी 1483 को। बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को अंदिजान, फरगना, उज्बेकिस्तान। इनका वास्तविक नाम था शहीद-उद-दीन मोहम्मद। और सबसे पहले इन्होंने युद्ध लड़ा था। उस युद्ध लड़ाई गई थी 1501 से 1502 के बीच। बाबर ने पहला युद्ध लड़ा था 1501 से 1502 के बीच। और ये युद्ध हुआ था जिसको बुलाया जाता है सर ए पुल का युद्ध। सर ए पुल का युद्ध। और युद्ध लड़ा गया था बाबर और सवानी से। बाबर और सवानी विजेता, और सवानी यहाँ पे विजेता हो गए। बाबर को आलम खान लोधी और दौलत खान लोधी द्वारा आमंत्रित किया भारत, यानी कि इनको बुलाया लोधी परिवार के द्वारा। और आलम खान लोधी जो है ये इब्राहिम लोधी का चाचा। तो इतिहास गवाह है कि जब तक घर में भेदी नहीं होगा लंका नहीं ढहेगा, चाहे वो बात विभीषण की हो, चाहे बात जयचंद की हो, या फिर बात मीर जाफर की। तो भारत में एंट्री दिलाया और दिलाने का श्रेय जाता है इब्राहिम लोधी के अपने चाचा आलम खान लोधी। और एक और थे जिनका नाम था दौलत खान लोधी। दो लोगों ने इनको इन्वाइट किया था। तो एक थे पंजाब के गवर्नर और एक थे इब्राहिम लोधी के चाचा। और ये खुद बाबरनामा में अपने बायोग्राफी में बाबर ने लिखा है। और उसने ये भी लिखा है कि सिर्फ ये दोनों नहीं, राणा सांगा ने भी उसे आमंत्रित किया। तो बाबर को बुलाने का क्रेडिट जाता है लोधी परिवार और राणा सांगा को, अकॉर्डिंग टू बाबरनामा। चलिए, जब वो बाबर आता है भारत तो कब आया? तो उससे पहले कुछ
फैक्ट्स हैं, जैसे 1504 में काबुल पर बाबर अधिकार करता है। हाँ। 1504 में काबुल पर बाबर अधिकार करता है। 1513 में बाजौर और मेरा पर अधिकार करता है। और उसके बाद 1519 में सर। 19 माफ कीजिएगा 1519 में, उसके बाद 21 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1526 को पहला होता है पहला पानीपत का युद्ध। और इस पानीपत युद्ध में इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर की युद्ध होती है और पहला बार आधुनिक तोपों का प्रयोग होता है। भारत में तोप का प्रयोग 1526 में पहली बार किया जाता है और बाबर का था। और बाबर ने युद्ध में तोप का प्रयोग किया, बारूद का प्रयोग किया और इसे तुलुम्मा पद्धति से युद्ध लड़ा, यानी कि तुर्की पद्धति से युद्ध लड़ा, एकदम हाई प्रोफाइल युद्ध। तो भारत में पहली बार तोप प्रयोग करने का श्रेय जाता है बाबर को, और पहले पानीपत के युद्ध में हुआ। तो पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526। आज कितना अप्रैल है? 21 मई, अरे मार्च, 21 मार्च, इसके महीना, यानी कि एक महीने बाद वाले डेट। उसके बाद बाबर के तोपखाने का प्रमुख कौन था? तो इसके तोपखाने का प्रमुख था मुस्तफा 22 मार्च रूमी और उस्ताद अली खान। इसके तोपखाना का हेड थे मुस्तफा रूमी और उस्ताद अली खान। तो ऐसे बाबर मुगल काल का संस्थापक बनता है और राजधानी बनाता है आगरा। तो भारत की मुगल काल की स्थापना करने का श्रेय जाता है बाबर को, और इसने अपनी राजधानी बनाई आगरा। उसके बाद पानीपत के युद्ध के बाद अगले ही वर्ष खानवा का युद्ध होता है। और युद्ध किससे होता है? जिसने इसे आमंत्रित किया था राणा संघ। और इस युद्ध में एक नारा देता है जिहाद का नारा देता है, और जिहाद अपने सैनिकों को उत्साहवर्धन के लिए नारा देता है, और खानवा का युद्ध भी जीत जाता। तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? 16 मार्च 1527। 16 मार्च 1527। और जिहाद का नारा दिया, और यहीं से इस युद्ध को जीतने के बाद गाजा की उपाधि प्राप्त है। माफ कीजिएगा, गाजी की उपाधि प्राप्त है। उसके बाद होता है चंदेरी का युद्ध, और मेदिनी राय पर भी जीत जाता है। ये मेदिनी राय कहाँ के थे? क्योंकि आप मेदिनी राय की जब बात आती है तो चूंकि आप पलामू में रहते हैं तो मेदिनीनगर, यहाँ भी मेदिनी राय थे। लेकिन यहाँ का जो मेदिनी राय थे ये चेरो वंश के, और ये मेदिनी राय जो थे वो राजपूत वंश के। इतिहास में कंफ्यूज नहीं होना है। और ये राजपूतों की शक्ति को कमजोर करने की पहली शुरुआत थी। और ये मेदिनी राय मालवा सल्तनत के राजा थे, राजपूत शासक थे। और चंदेरी के युद्ध में भी मेदिनी राय जो मालवा शासक थे ये पराजित होते हैं, और यहीं से राजपूत शासन कमजोर। हालांकि इसके बाद मृत्यु हो जाती है बाबर की 1530 में। 26 दिसंबर 1530 में मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का बहुत सारे कारण बताया जा रहा है, लेकिन मृत्यु से पहले एक घाघरा का युद्ध भी होता है 1529 में, जो मिसिंग हो रहा था, और मोहम्मद लोदी वर्सेस बाबर, और यहाँ भी बाबर जीत जाता है। 26, 27, 28, 29 में एक युद्ध हुआ था घाघरा में, महमूद लोदी वर्सेस बाबर, और यहाँ पे भी बाबर जीत जाता है। 1530 में इनकी मृत्यु हो जाती है बाबर की, और मृत्यु का कारण बताया जाता है कुछ इतिहासों में कि ये बहुत बीमार रह रहे थे। कुछ इतिहासों में बताया जाता है कि इन्होंने दुआ की थी कि मेरा बेटा तो हुमायूं बीमार रहता है, वो ठीक हो जाए, उसके जगह मैं बीमार हो जाऊं। और होता भी वही है कि ये ज्यादा बीमार हो जाते हैं, निकल लेते हैं, और हुमायूं ठीक हो जाता है। तो इतिहास अलग अलग है, कुछ कंफर्म हिस्ट्री नहीं है। लेकिन मरने के बाद इनको दफनाया गया था आगरा में,
बाद में चूंकि इनकी पत्नी यानी कि इनकी जो बेगम थी वो काबुल की थी, तो इनके बॉडी को निकाल के फिर वहां काबुल में दफनाया गया। तो इनके बॉडी को 2 बार दफनाया गया है, स्टार्टिंग में आगरा में आगरा में, और बाद में इनके वंशजों ने इसे काबुल भेज दिया था। काबुल। इन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी है, बाबरनामा, और ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। हालांकि बाद में इसके फारसी और अंग्रेजी अनुवाद भी कुछ लोगों ने किए हैं। तो बहुत सारे लेखक हैं, तो एमसीक्यू में आपको आएगा नहीं, इसलिए इसको हम लोग छोड़ देते, तो बता दें, कोई मतलब नहीं है, सब बोलेगा तो बता दें। फारसी में अब्दुल रहीम खान एक खाना द्वारा अनुवाद किया गया है बाबरनामा का, और अंग्रेजी में क्या नाम था, मैडम बेवरी लिडेन और आस्टीन द्वारा किया गया है। तो ये थी आपकी बाबर। बाबर के बाद आते हैं हुमायूं। हुमायूं के बारे में किसी ने कहा था कि अगर लड़खड़ाने की बात होती तो वो फिर लड़खड़ा जाते। कल ही हम लोग पढ़ भी रहे, लेकिन हुमायूं से पहले तो कुछ घटनाएं घटी हैं जो कि भारत में काफी चर्चित रही है। जैसे अयोध्या में बाबर ने एक मस्जिद बनवाया था, जिसको बाबरी मस्जिद कहते हैं, और उसको श्रेय जाता है मीर काकी को बनवाने का। और 6 दिसंबर 1992 को भारत में शासकों ने उसे गिरा दिया था, और वर्तमान में वहां पे भव्य रामलला का मंदिर भी निर्माण हो चुका है। काबुली का मस्जिद भी बनवाया था पानीपत में, फिर जामा मस्जिद का निर्माण संभल में करवाया था बाबर ने, आराम बाग का निर्माण आगरा में करवाया था। आराम बाग एक बगीचा है। फिर ये सब बाबर द्वारा बनाया गया था। बाबर कलंदर नाम से बहुत प्रसिद्ध था, उसका एक उपनाम कलंदर भी था। और उन्होंने एक चांदी का सिक्का चलाया था बाबर ने, इसको शाहरुख कहते हैं। शाहरुख का एक फिल्मी हीरो हैं, लेकिन इन शाहरुख के नाम से चांदी का सिक्का चलाने का श्रेय जाता है बाबर। और मुबैयान पद शैली का जनक माना जाता है बाबर। हालांकि ये जो काबुल वाला घटना है, तो ये उसकी इच्छा थी, पहले तो आगरा में दफनाया गया था, फिर उसकी इच्छा थी कि उसकी जहाँ पत्नी का मकबरा है, उनकी बेगम का मकबरा है, उनका भी मकबरा वही उनके साथ में दफन किया जाए। तो इनकी इच्छा का ध्यान रखते हुए इनके बाद में वंशजों ने इसको काबुल भेज दिया। हुमायूं का कालखंड 1530 से 40 पहला राउंड है, दूसरा राउंड है 1555 से 1556। तो जब पहली बार वो राजा बना तो अपने भाइयों को हरा के आया था, कामरान और अन्य भाइयों से युद्ध लड़के उनको हरा के शासक बना। और हुमायूं के पिता का नाम तो आपको पता ही हो गया होगा, बाबर। माता जी का नाम था माहम सुल्तान। भाई थे कामरान, अस्काजी और हिंदवा। तो कामरान को हरा के वो गद्दी को संभाला था। और पहला आते आते पहला युद्ध हो जाता है उसका 1531 में। प्रताप रुद्रदेव वर्सेस हुमायूं का युद्ध होता है 1531 में, और इसको कालिंजर का युद्ध कहा जाता है। 1531 में किसके बीच युद्ध हुआ? रुद्र प्रताप रुद्रदेव और हुमायूं के बीच। प्रताप रुद्रदेव और हुमायूं, कालिंजर का युद्ध उसको कहते हैं 1531। दोहरिया का युद्ध 1532 महमूद लोदी और हुमायूं के बीच। 31 के बाद फिर 32 में होता है। और सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है 1539, जो कि चौसा का युद्ध हुआ था। शेर शाह सूरी से ये युद्ध हार गया, और युद्ध ही नहीं हारा, अपनी जान बचाने के लिए उसको गंगा में कूदना पड़ा। कूद कर जाना चाहिए, गंगा में कूद के जान बचाया। उसके बाद फिर से युद्ध होता है कनौज का 1540 में, और यहाँ पे शेर शाह सूरी जो एक अफगानी शासक था, वो सत्ता को हथिया लेता है, और इसको इसका निष्कासन हो जाता है। किसका निष्कासन हो जाता है? हुमायूं का। हुमायूं को सत्ता से भारत से निकाल दिया जाता है, और भारत में सत्ता आ जाती है शेर शाह सूरी की, जो कि एक अफगानी शासक। अफगान सत्ता। हालांकि ईरान के यानी कि फारस की मदद से पुनः ये सत्ता प्राप्त करता है 1555 में, और इसे सरहिंद का युद्ध कहा जाता है। और सिकंदर शाह सूरी को हरा के सत्ता में
ये वापसी करता है। हालांकि उसके अगले ही साल 27 जनवरी को हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। प्रसिद्ध पुस्तकालय है जिसको शेर मंडल के नाम से जाना जाता है, ये उसी समय तो उसके सीने से उतर रहा था, और ऐसा कहा जाता है कि उसी समय अजान सुनाई देता है। और दरअसल इस्लाम धर्म में अजान का बहुत महत्व है। अगर अजान होता है तो वो लोग बोलते तक नहीं, या टीवी या घर में जो भी चीजें हैं उसको बंद बंद कर देते हैं। अजान उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब उसी समय अजान पढ़ रहा था और ये सीढ़ी में खड़ा होने का या बैठने का प्रयास कर रहा था, और उसी समय वो रुक जाता है और इनकी मृत्यु हो जाती है। तो अजान सुनने के लिए ये शांत बैठना या खड़ा होना चाहता था, एग्जैक्टली इतिहास में नहीं पता चलता है, लेकिन मृत्यु का कारण सीढ़ियों से गिरने के कारण ही उसकी मृत्यु हो जाती है 27 जनवरी 1556। बीच में जो कालखंड था शेरशाह सूरी का, ये भी आपको जानना होगा। तो सूरी वंश का शासन जो है बहुत ही अच्छा रहा है, और आज जो आप एनएच देखते हैं ना, नेशनल हाईवे, इसका क्रेडिट जाता है शेरशाह सूरी को। और इसने ही सबसे पहले ग्रैंड ट्रंक रोड निर्माण शुरू करवाया, और सबसे पहला ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था बंगाल से लेकर पेशावर। उसके बाद इसने भूमि मापन व्यवस्था भारत को दिया। उसी पर आधारित बाद में अकबर ने जब्ती प्रणाली भी अपनाई थी, राजस्व व्यवस्था भी दिया। जब्ती प्रणाली अकबर नहीं, टोटल नीति थी, अकबर के काल में था। तो भूमि मापन आधारित राजस्व व्यवस्था था। बंगाल से पेशावर तक सबसे पहले उन्होंने जीटी रोड का निर्माण कराया, ग्रैंड ट्रंक रोड को बोलते हैं। सराय बनवाए, कुएं का निर्माण कराया, पेड़ व्यापार ये सब करवाया। और इंडिया में जो रुपया है इसकी शुरुआत करने का क्रेडिट भी जाता है शेरशाह सूरी को, क्योंकि सबसे पहले इसने ही सिल्वर कॉइन्स यानी कि भारतीय मुद्रा प्रणाली जो है इसको शुरू करवाया। उसके बाद डाक व्यवस्था को मजबूत किया, घुड़सवारी डाक प्रणाली भी किसने बताया। और हुमायूं के बारे में मैं अभी कुछ देर पहले आपको कह रहा था, तो लेनपुल ने कहा था, लेनपुल ने क्या कहा था कि यदि कहीं भी गिरने की संभावना होती, लेनपुल ने, एक इतिहासकार है लेनपुल, इन्होंने कहा था कि अगर कहीं भी गिरने की संभावना होती तो हुमायूं चूकने वाला नहीं था, नहीं गिरता। और वह ऐसा लड़खड़ाया, ऐसा लड़खड़ाया, ऐसा लड़खड़ाया कि लड़खड़ाते 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 दुनिया को ही, ये गाना है लेनपुल का। हालांकि इतिहास में ये भी है कि वो अजान के चलते नहीं संभल पाया, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसका लेनपुल ने जो कथन कहा, इसका एक कारण भी था। हुमायूं अफीम का सौदागर था, वो अफीम का नशा करता, वो अफीम उसको बहुत पसंद था। और एक तो अफीम का नशा, और दूसरा आजकल एक ट्रेंड देखिएगा, मंगल है तो लाल कपड़ा पहनेंगे, सोमवार है तो सफेद पहनेंगे, शनिचर है तो करिया पहनेंगे, बुध है तो नीला पहनेंगे, सुख है तो हरा पहनेंगे, और बृहस्पति है तो पीला पहनेंगे। तो ये सब क्रेडिट कहां से आता है, आप कभी सोचे हैं? ये क्रेडिट जाता है हुमायूं को। हुमायूं दिन भर में 7 रंग के कपड़े बदलता था, 7 दिन 7 रंग के, तो दिन एक 7 दिन में ना। हाँ, मैंने वही कह रहे हैं कि हर दिन के लिए अलग अलग कपड़ा। आजकल आप देखिएगा कि बृहस्पतिवार को दिन में पीला पहन के सब है। अरे भाई, तू भगवान को कॉपी कर रहे हो, भगवान पीला पहनते हैं, तुम भी पीला पहन रहे हो, तुम भी भगवान बन गए हो। भगवान पीला खाएंगे, तुम भी पीला खाओ। मंगल को लाल पहन के आएगा, भगवान को कॉपी कर रहे हो, भगवान लाल पहनेंगे, तुम भी लाल पहनोगे, भगवान बन गए। तो ये सब हुमायूं के फॉलोवर हैं। वो ज्योतिष में विश्वास करता है, ज्योतिष विद्या में विश्वास करता था, और हुमायूं को लोग फॉलो करते हैं, और वैसे फॉलो करने वाले लोग अक्सर वैसे ही लड़खड़ाते रहते हैं, गिरते फिरते। लेनपुल ने कुछ गलत नहीं कहा। हमारे यहाँ भी कुछ लोग आते हैं कलर 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 करके, हमारे यहाँ साला को बेकलर होकर चलेंगे। देखिए, कर्म में विश्वास कीजिए, कपड़े में नहीं। अगर आपका कर्म अच्छा होगा तो अपने आप पहचान बन जाएगी। अब कपड़े से आपको कहीं एंट्री तो मिल सकती है, लेकिन एग्जिट होने में समय नहीं लगता। चेहरे का रंग, कपड़े का रंग, फैशन आपको किसी अच्छे ऑफिस में, अच्छे मीटिंग में बुला तो सकती है,
लेकिन आपके चेहरे को, इमेज को नहीं छिपा। और आपका कद कपड़ा डिसाइड कुछ देर के लिए कर सकता है, लेकिन नॉलेज लाइफ टाइम के लिए डिसाइड। तो हुमायूं की मृत्यु का दो कारण और माना गया, एक अफीम का नशा और एक ज्योतिष विद्या में विश्वास, जिसमें कि सोमवार को सोमारी पहनना है, मंगल को लाल पहनना है, बुध को नीला पहनना है, बृहस्पति को पीला पहनना है और शुक्र को हरा पहनना है, शनिचर को करिया पहनना है। अरे सवाल आप लोग हुमायूं से पूछ के बताइएगा कि इतवार को कौन रंग पहनना है। तो हुमायूं के बाद एंट्री होती है अकबर की, लेकिन उससे पहले स्टोरी को हम पढ़ लिए। बंगाल से पेशावर वाला हो गया, घुड़सवारी हो गया। अकबर को महान शासक माना जाता है। उनका जन्म होता है 1542 15 अक्टूबर को उमरकोट में। उमरकोट अमरघाट दोनों जगह मिलता है। तो उमरकोट भी कह सकते हो, अमरकोट भी कह सकते हो। ये सिंध में पड़ता है, पाकिस्तान। और 27 अक्टूबर 1605 को इसकी मृत्यु हो जाती है। डेट ऑफ बर्थ है 15 अक्टूबर और मृत्यु है 27 अक्टूबर। 14 साल की उम्र में, या यूं कहे कि 13 साल कुछ महीनों की उम्र में ये इसको सत्ता संभालना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि सत्ता संभालने के चलते इनको अपना किसी का सपोर्टर चाहिए होगा। तो इनके खासम खास थे भैरव था, इनके मार्गदर्शन में ही। और आते ही पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है 1556। जैसे ही राज्याभिषेक होता है, पानीपत का दूसरा युद्ध होता है और बैरम खान के नेतृत्व में युद्ध लड़ा जाता है और हेमू को पराजित करते हैं। हालांकि 1560 आ जाते अकबर और बैरम खान में नहीं बनता है और बैरम खान को अकबर बोलता है कि भाई तुम मेरे कोई नहीं हो, तुमको हटा। और हटाने के बाद उसको कहता है कि तुमको जान बख्श देते हैं, तुम मक्का चले जाओ। बैरम खान मक्का नहीं जाता है और 1561 में हल्दी घाटी में, हल्दी घाटी कहाँ है? हरियाणा शायद, हरियाणा राजस्थान है, राजस्थान होगा, राजस्थान होना चाहिए, राजस्थान होगा। तो हल्दी घाटी में एक अफगानी उसका जो दुश्मन था, उसके द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। बैरम खान की हत्या होती है 1561 राजस्थान में है हल्दी घाटी। तो वहीं पे राजस्थान में उसकी हत्या कर दी जाती है। अगर मक्का चला जाता तो शायद इसकी जान बच जाती, लेकिन इसके अफगानी दुश्मन ने इसकी हत्या कर दी। उसके बाद 1562 में चित्तौड़ विजय होता है, जो महाराणा उदय सिंह और अकबर के बीच में लड़ा जाता है। और एक्चुअली क्या है कि महाराणा उदय सिंह द्वितीय जो थे वो पहाड़ियों में कुछ दिन पहले ही चले गए थे, वो वहां थे नहीं। तो उनकी जगह पे जयमल और पत्ता ने युद्ध को संभाला था और ये युद्ध 4 माह तक चला था, लगभग 4 महीना तक चला था। और फाइनली राजपूत लोग यहाँ पे सामूहिक जौहर कर लेता है। कोई किसी के हाथ नहीं आता है और खुद को ही ये लोग अपने आप को समाप्त कर लेता है और यहाँ पे अकबर जीतता है। 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध, महाराणा प्रताप, जिसमें जिनकी चेतक मणि की कहानी आज भी सबके दिमाग पे होती है, और राजा मान सिंह के जो कि अकबर का समर्थक था, अकबर के नेतृत्व में मुगल मान सिंह और कुछ और का गुट होकर लड़ रहा था। हालांकि इस युद्ध का परिणाम नहीं मिला था और ये परिणाम पेंडिंग में रह जाता है। मैच टाई कर सकते हो, युद्ध टाई कर सकते हो। 1582 में दिन इलाही की स्थापना करता है अकबर। अकबर ने और भी बहुत सारे काम किए हैं, जैसे इबादत खाना का स्थापना किया, जजिया कर को समाप्त किया, तीर्थ कर हटाया, फिर फतेहपुर सिकरी का निर्माण किया। पहला मुगल शासक था जो तिलक लगाता था। इन्होंने राजपूतों के साथ संबंध को बढ़ाने का प्रयास किया। तो अकबर के कालखंड में कुछ अच्छे काम भी हुए हैं, जिसके चलते इसको महान सम्राट का दर्जा दिया। अगर अकबर के बाद की बात की जाए तो जहांगीर की एंट्री होती है और अकबर के 9 रत्न भी थे ना। तो अकबर के 9 रत्न कौन कौन थे? तो अकबर के 9 रत्न के नाम थे हैजी, अब्दुल रहीम खान खाना,
अबुल फजल जिसने वो आईन अकबरी लिखा था, हाँ। बिरबल, हम्म। भगवान दास, इन्हीं को मतलब ये अलग अलग नाम से। हाँ, अम्मान सिंह जो मनसबदार भी थे, तानसेन। मुल्ला दो प्याजा, हम्म। तोडरमल जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, तानसेन जिनका वास्तु का नाम था रामतनु पांडे, तानसेन जो सिंगर के लिए पॉपुलर है आज भी, उनका ओरिजिनल नाम था रामतनु पांडे, और वे पहले राजा रामचंद्र के दरबारी थे, वो बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। अच्छा, बीरबल का वास्तविक नाम क्या है? बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास। बिल्कुल सही, महेश दास नाम था बीरबल का वास्तविक। और अकबरनामा में कितने भाग हैं ये पूछता है, तो अकबरनामा में 3 भाग हैं, और इसके लेखक अबुल फजल हैं ये। इबादत खाना का स्थापना कब हुआ था? 1575। 1575 में इबादत खाना बनवाया था। 1578 में सबके लिए खोला था। 1579 में वहां पे जाके मजहरनामा पढ़ा था खुद अकबर। अकबर। अच्छा, एक इसके लिए एक स्टेटमेंट था कि अकबर अनपढ़ था, ठीक है, तो फिर वो उसने मजहरनामा पढ़ा कैसे? अब अनपढ़ था जिसने कहा था उसके बारे में मुझे नहीं जानकारी, लेकिन पढ़ा कैसे, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जब इबादत खाना बनवाया था तो लगभग सभी धार्मिक विद्वानों को वहां पे भर्ती किया था, अपॉइंट किया था हाँ, अध्ययन कराने के वो तो लिए। अलग अलग धर्म की शिक्षा लेने के लिए बोला। हाँ, तो जब शिक्षा लेने के लिए किया तो शिक्षा तो लिया ही होगा, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के लोगों को बोला। सारे धर्मों को भी हाँ। जैसे आजकल क्या है ना कि लोग पढ़ाई नहीं करते, कॉपी में लिखते हैं, मुंह में छींच लेते हैं इससे। घर में जाए तो मम्मी बोले कि बहुत पढ़ रही है, उदाहरण के लिए अपने यहाँ जी को देखते, ठीक है। दीन इलाही की स्थापना भी की थी, तो दीन इलाही का वास्तविक नाम था तौहीद इलाही। ये कभी कभी सीयूटी या जेपीएससी में पूछ देता है। और ये केसरवाद पे आधारित था। फिर आईन रसाला भी अकबर के काल में ही आया। अच्छा, अकबर की बेगम कौन थी? बेगम थी मुख्य रूप से। पहली बेगम का नाम था हरखा भाई। हरखा भाई को हीर कुंवारी या जोधा भाई के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इनको मरियम उज जमानी का उपाधि मिला था, और इनके पिता थे भारमल। तो हरखा भाई हो गए। बारमल कौन थे? तो बारमल आमेर के राजा थे, और ये कदवाहा वंश के। ये राजपूत थे पहले, बाद में उन्होंने संबंध स्थापित कर लिया था वैवाहिक। और दूसरी बीवी थी सलीमा बेगम, ये जो बैरम खान को भगाया था ना, हाँ, इसी की वाइफ, इसी के साथ भगा दिया। लड़के थे। फिर यह लगता है कि इसे मिली है। नहीं, उसका वो आता है ना, जोधा बाई सीरियल। तो सलीमा बेगम के चलते बैरम खान को हटा दिया था बेचारा, क्या इसी की बेगम को उनकी पत्नी थी। फिर एक थे रुकैया बेगम, जो अकबर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर गया था, और वहीं पे बहुत सारी चीजें हो गई थी। खैर, अकबर के बाद खत्म हो गया ना। हाँ, अब आते हैं जहांगीर। जहांगीर 1605 से 27 ये इसका कालखंड रहा है, और 1605 में जब वो सत्ता को ग्रहण करता है, तो सत्ता को ग्रहण करते ही सबसे पहले किले के बाहर सोने की जंजीर लगा देता है। सोने की जंजीर लगा देता है, और वो इसलिए लगाता है जो चाहता है कि सत्ता जनता के लिए हो, जनता को के साथ अगर कोई भी अन्याय हो तो सिर्फ जंजीर खींच दे और उसका न्याय की व्यवस्था की जाएगी। इसीलिए इसे न्याय का जंजीर भी उपाधि मिला था। सत्ता संभालते ही सबसे पहले सोने का जंजीर लगाता है किला में, और जो जंजीर था वो सोने का, और इसीलिए इसको न्याय का जंजीर कहा जाता है। और माता का नाम इसका हरखा बाई था, पिता अकबर थे, और पत्नी मानवती या मान बाई थी, और जगत गोसाई या दुल्हा, इसकी भी 2 पत्नियां थी। और इनकी पत्नी का नाम था नूरे जहां, जिनसे इनकी शादी हुई थी 1611 में।
तो नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुनिसा, हाँ, और मेहरुनिसा का जन्म होता 1577 में और उनकी मृत्यु थी 1643 में। और मेहरुनिसा काफी ताकतवर महिला मानी जाती हैं, और प्रशासन पर उनका इतना दबदबा था कि सिक्के भी उनके नाम से निकलते थे और अक्षर भी उन्हीं का होता। बैकग्राउंड से हमेशा गाना बजता रहता था, दबदबा है, दबदबा था और दबदबा बना है। यानी कि पति पर पूरी तरह से उनका कब्जा था। और उन्होंने एक टीम बनाई थी, अपने भाई आसफ खान, अपने पिता गियास बेग और अपने पति शाहजहां, सॉरी जहांगीर, तनाज, माफ कीजिएगा, तनाज शाहजहां के साथ एक टीम बनी थी, और ये ग्रुप ही काम करता था। ठीक है। और इन्हीं के कालखंड में वो हॉकिंस आया था भारत, जेम्स हॉकिंस। और व्यापार की अनुमति मांगी थी, और जहांगीर ने उनको व्यापार की अनुमति दी थी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री का श्रेय भी जाता है इन्हीं को। और इत्तिमाद उद दौला का निर्माण मेहरुनिसा ने करवाया, जिसको बेबी ताज या मिनी ताजमहल है। और पहली बार भारत में सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था, और इसका निर्माण 1622 से 1628 के बीच में कराया गया था। और ये पित्रा डिवरा कला है। पित्रा डिवरा कला मतलब कि सफेद संगमरमर होगा, और उसमें रंगीन महंगे पत्थर भी जड़े जाते हैं। ये चारबाग शैली था, यानी कि जहां मकबरा होता था या जहां वो ताजमहल बनाएगा तो किनारे किनारे बाग का निर्माण, और ये आगरा बनाया गया था। तो ये ताजमहल से पहले बनाया गया था, और ये मेहरुनिसा ने अपने पिता की याद में बनाया। उसके बाद शाहजहां की एंट्री होती है। शाहजहां 1628 से लेकर 1658 तक रहते हैं, और 1632 में ताजमहल का निर्माण शुरू होता है। ठीक है। और 1653 में ताजमहल बन जाता है। और इसके जो मुख्य आर्किटेक्ट थे, मुख्य कलाकार थे, उनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौर। और बताया जाता है कि इसको बनाने में लगभग 20,000 लोग, 20,000 कारीगरों की टीम काम। और 1983 में यूनेस्को ने इसे वैश्विक धरोहर घोषित कर दिया, और दुनिया के 7 अजूबों में एक अजूबा ताजमहल भी शामिल हो गया। तो यूनेस्को ने इसे वैश्विक धरोहर कब घोषित किया, ये क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो 1983, जब भारत ने विश्व कप जीता क्रिकेट। उसके बाद 1648 में लाल किला का, जो दिल्ली का लाल किला है, इसका निर्माण करवाया शाहजहां ने। और स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है शाहजहां। हालांकि उसके बीच में खुसरो का विद्रोह भी है, उसके बेटा ने ही विद्रोह कर दिया था जहांगीर का। तो बहुत सारी घटनाएं भी हैं। तो जहांगीर के कालखंड में बहुत सारे चित्रकार भी थे। मंसूर आलम काफी पॉपुलर चित्रकार थे। तो 32 और तारीख से याद हो जाएगा, लाल किला और ताजमहल और बेबी ताज 1622। उसके बाद ये जो शाहजहां आया, ये कैसे आया, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा। तो शाहजहां अपने भाइयों को हरा के आया। एक्चुअली सब माफ कीजिएगा, औरंगजेब, शाहजहां खत्म हो गया। औरंगजेब की एंट्री होती है अपने भाइयों को हराकर। वो शाहजहां को ही कैद कर लेता है। पहले तो अपने पिता को ही आगरा किला में कैद कर लेता है, बंदी बना लेता है। उसके बाद समूहगढ़ का युद्ध होता है। समूहगढ़ के युद्ध में वो अपने भाई दारा सिकोह को हराता है। एक्चुअली शाहजहां के 4 बेटे थे, जिसमें दारा सिकोह, औरंगजेब, शुजा और बुरहान, 4 बेटे थे। और दारा सिकोह को समूहगढ़ के युद्ध में औरंगजेब पराजित कर देता है, और वो सत्ता को संभाल ले, और अपने पिता को भी कैद कर लेता है। तो शाहजहां के बाद आता है यहाँ पे औरंगजेब, और ये आखिरी मजबूत शासक माना जाता है मुगल काल का। इसके बाद पतन का काल भी शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले 1658 में सत्ता प्राप्त की भाइयों को हराकर, यानी कि भाइयों में बुरहान, शुजा और दारा सिकोह। लेकिन मुख्यतः युद्ध इसका हुआ था दारा सिकोह के साथ, और ये युद्ध था समूहगढ़ का। 1675 में गुरु तेग बहादुर की हत्या कर देता है। ये गुरु तेग बहादुर जो थे 9वें सिख गुरु थे, और इनकी हत्या कर देता है, क्योंकि कश्मीरी जो पंडित थे उनको इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए दबाव बना रहा था, और इन पे भी दबाव था, क्योंकि इसका मानना था कि अगर ये गुरु तेग बहादुर जी अगर
इस्लाम धर्म कबूल कर लेते हैं तो बाकी सभी लोग आसानी से कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने कबूल नहीं किया और इनको चांदनी चौक जो दिल्ली में है वहां पे इनकी हत्या करवाई और इसीलिए इनको हिंद का चादर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने हिंद के लिए धर्म नहीं बदला, अपनी जान देना कबूल स्वीकार कर लिया, लेकिन इन्होंने अपने धर्म परिवर्तन नहीं कराया। इसीलिए हिंद का चादर किसे कहा जाता है, तो गुरु तेग बहादुर को है हिंद का चादर के नाम से बताया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बाद में इन्हीं के जो पुत्र हैं उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। हाँ, सिख धर्म के 10वें गुरु। सिख धर्म के 10वें गुरु और इनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699। 99 में। उसके बाद 86-87 में बीजापुर और गोलकुंडा विजय होता है औरंगजेब का। बीजापुर में 86 में जीतता है और 87 में जीतता है गोलकुंडा। एक्चुअली गोलकुंडा किला जो है वो धोनी के लिए पॉपुलर है, वहां पे स्पेशल धोनी का सिस्टम ऐसा लगा हुआ है, ऐसा माना जाता है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और यहीं से मुगल काल का पतन शुरू हो जाता है। 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है और वो आक्रमण करके मयूर सिंहासन और कोहिनूर को लूट लेता है। 1757 जहां फिर से मीर जाफर की बात आती है, जयचंद की बात आती है, विभीषण की बात आती है या फिर लोधी चाचा की बात आती है, तो यहाँ पे एक बड़े सेना को अंग्रेज छोटे सेना के साथ हरा देता है, क्योंकि उसके सैनिक का जो कमांडर था मीर जाफर वो अंग्रेजों के साथ में था। हाँ। और उसके यहाँ सेना कोई उसका इंफॉर्मेशन ही नहीं होता है और सिराजुद्दौला हार जाता है। और यहीं से कहा जाए तो अंग्रेजों की का उदय होता है शासक के रूप में। आगमन तो 1600 में हो गया था, यहाँ पे शासक लेकिन वो व्यापारी के रूप में थे, यहाँ शासक के रूप में इनका उदय हो रहा है। और 1764 बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर को होता है, बक्सर का युद्ध। और इसी में आपका क्या बने थे वो 3 बंगाल बिहार और उसको मिला के हाँ बंगाल बिहार उड़ीसा को मिला के क्या बोला जाता है, बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना होती है। और सत्कार्य तो मूल शासन ऑफिशियल से लोग शुरू कर देता है। और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय हैं, जो 1857 क्रांति में आए थे और इनको रंगून भेज दिया गया था काला पानी की सजा देकर। और यहाँ से मुगल काल साफ हो गया है। दिल्ली में हालांकि 1800 क्रांति के ये नेतृत्व भी है। मुगल साहब से संबंधित कोई भी प्रश्न हो आपके पास तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मिलते हैं।